नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 23 जनवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम खबरों को देख लेते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है अभी हाल में ही 2021 में जो जनगणना होने जा रही है उसके संबंध में, और साथ ही साथ यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जनगणना के साथ ही सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना भी की जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में की गई थी। हालांकि इसके संदर्भ में जो आंकड़े हैं वह पूर्ण रूप से जारी नहीं किए गए हैं। जातिगत जनगणना के संदर्भ में जो हमारे आंकड़े हैं वह ब्रिटिश काल के हैं, जिसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता निरंतर आधार पर महसूस की जा रही है। तो इसको देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ है 2021 में नवीन जनगणना का प्रस्तावित होना और इस नवीन जनगणना के साथ ही सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के भी होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी। हालांकि जाति संबंधी जो इसके आंकड़े थे वह अभी तक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अगर हम जनगणना के इतिहास के बारे में बात करें तो ऐतिहासिक रूप से जनगणना का प्रयोग किया जाता रहा है प्रशासन या सरकार के द्वारा प्रशासित की जाने वाली जनसंख्या की गणना करने के लिए। साथ ही साथ उसको किस प्रकार से समझा जाए, उसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए और उसको किस प्रकार से समझा जाए, इस दृष्टिकोण से भी जनगणना का प्रयोग किया जाता रहा है। और इस उद्देश्य से जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग न केवल सामाजिक विज्ञानी, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी आदि करते हैं, साथ ही साथ इसका प्रयोग विविध प्रकार के नीति निर्माता और सरकारों द्वारा भी विविध उद्देश्यों से किया जाता है। इसके तहत न केवल डेमोग्राफी संबंधी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, साथ ही साथ इसके तहत प्रयास ये किया जाता है कि भारत या दूसरे देशों में रहने वाले जो नागरिक हैं जिनकी जनगणना की जा रही है उनसे संबंधित सामाजिक आर्थिक सूचना भी प्राप्त की जा सके। अगर हम भारत की जनगणना के बारे में बताएं तो भारत की जनगणना का अपना खुद का एक इतिहास, संदर्भ और उद्देश्य रहा है, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1881 से इसे दशकीय आधार पर प्रारंभ किया गया और मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासकों ने इसका प्रयोग अपने उद्देश्यों के लिए करा ताकि वह भारतीय जो जनसंख्या है उसको समझ सकें और इसके आंकड़ों का प्रयोग करके वह आगे चलकर नीति निर्माण कर सकें। धीरे धीरे इसमें लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं वह भी समावेशित होने लगे, जिसके तहत मुख्य रूप से जो कार्यक्रमों के बेनिफिशियरीज आदि की पहचान किए जाने के संदर्भ में इस जनगणना के आंकड़ों का भी किसी न किसी रूप में प्रयोग अवश्य किया जाता रहा। साथ ही साथ अगर हम एक आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो जनगणना एक बेहद व्यापक और शक्तिशाली उपकरण साबित हुआ है। हालांकि यदि हमें किसी समाज विशेष की किसी प्रकार की हमें विशिष्ट प्रकार की जांच प्रदान करनी है, उसको जो है हमें प्राप्त करना है, तो इसके संदर्भ में यह जरूर कहा जाता है कि जनगणना इतनी प्रभावी साबित नहीं हो पाती, क्योंकि इससे जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वह एक सामान्य प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिससे विशिष्ट शोध को किया जाना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली विशेष रूप से भारत जैसे जटिल समाजों को समझने के दृष्टिकोण से तो जो जनगणना है वह कई बार बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखाई नहीं देती और इसके माध्यम से बहुत बार विज्ञानियों आदि का कहना है कि जनगणना के आंकड़ों के माध्यम से समाज का एक काल्पनिक ही प्रकार का चरित्र सामने आता है जो वास्तविकता के धरातल पर कई बार सत्य नहीं भी हो पाता है।
साथ ही साथ इसी के चलते यह कहा जाता रहा है कि वर्तमान में जनगणना में अनेक सुधारों को किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसमें जनगणना के साथ यह भी कहा जाता रहा है, यह भी तर्क दिया जाता रहा है कि हमें सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के संदर्भ में भी नवीन प्रयासों को किया जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर जो हमारे पास जातिगत जनगणना से संबंधित आंकड़े हैं वह 1931 के आंकड़े हैं। उसके बाद हमने 2011 में जातिगत जनगणना को करने का प्रारंभ किया। हालांकि इसके जो आंकड़े हैं, जिसमें विशेष रूप से जातिगत संबंधी जो आंकड़े हैं वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अब इसके संदर्भ में जो जातिगत आधार पर जनगणना को लेकर विविध प्रकार के वाद विवाद और आशंकाएं पैदा होती हैं, उसको भी समझा जाना आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से कई बार यह तर्क दिया जाता है कि यदि हम जाति को आधार बनाकर जनगणना को करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारे समाजों में जाति संबंधी जो पूर्वाग्रह, जाति संबंधी जो मत विद्यमान हैं वो और भी ज़्यादा सशक्त होंगे। साथ ही साथ इसके संदर्भ में विशेष रूप से लोगों की यह प्रवृत्ति रही है कि वह जाति का प्रयोग जो है एक संदर्भ के रूप में करते हैं। जाति का प्रयोग जो है वह मुख्य रूप से सामाजिक और राजनीतिक लाभ को प्राप्त किए जाने के दृष्टिकोण से करते हैं, और इसी के चलते कई बार इसका दुरुपयोग भी देखा जा सकता है। जिस प्रकार से सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग लोगों को सामाजिक कल्याण के विविध कार्यक्रमों को प्रदान किए जाने के संदर्भ में किया जाना संभावित है, तो इसके संदर्भ में हो सकता है कि लोग अपनी जाति के संदर्भ में झूठ भी बोल सकते हैं। वह अपने आप को जानबूझकर पिछड़ी जाति संबंधित बता सकते हैं और इस प्रकार से वह सरकारी लाभों का गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। यही कारण है कि दशकीय आधार पर की जाने वाली जो जनगणना है उसमें जातिगत जनगणना के प्रयोग के संदर्भ में काफ़ी संवेदनशीलता बरते जाने की जरूरत है, और इसके संदर्भ में हमें बहुत सारे सुधारों को भी अपनाए जाने की जरूरत है ताकि हम इसको और बेहतर और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर सकें। जैसे कि हमें जातिगत जनगणना के साथ ही जो दूसरे जो आंकड़े हैं जो समय समय पर इकट्ठा किए जाते रहे हैं, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन को दिखाने वाले हों, चाहे वो असमानता को दिखाने वाले आंकड़े हों, इन सब को हमें जनगणना के साथ समावेशित किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के जो आंकड़े होते हैं, या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के जो आंकड़े होते हैं, यदि हम इनको जनगणना के साथ जोड़ दें या फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के साथ जोड़ दें तो हम ऐसे समुदायों की पहचान कर पाने में सक्षम हो सकते हैं जो विशेष रूप से राष्ट्रीय सैंपल सर्वे अथवा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में निचली स्थिति में विद्यमान हैं। साथ ही साथ हम इसके माध्यम से समाज में जो पहले से विद्यमान असमानता है उसको हम बेहतर ढंग से देख पाएंगे, और सशक्तिकरण के प्रयास हमारे कितने सफल हो पाए हैं इसको भी समझने में हमें लाभ मिलेगा। इसके तहत हमें यह भी करना होगा कि जो हम जातिगत जनगणना आदि को किए जाने के संदर्भ में जो हम समय लगाते हैं और विशेष रूप से जो इसके डाटा को प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में जो समय लगाते हैं उसको हमें कम करना चाहिए। इसको इकट्ठा किए जाने के तरीकों में हमें स्पष्टता लाने का प्रयास करना होगा। इसको तीव्र बनाने के लिए हमें इसमें अधिक से अधिक तकनीक के प्रयोग को सक्षम बनाना होगा, और साथ ही साथ जो अलग अलग एजेंसियों द्वारा विविध विविध प्रकार के डाटा इकट्ठा किए जाते रहे हैं उनके मध्य हम यदि सहयोग और समन्वय को बढ़ा सकें तो इससे हम ज़्यादा सटीक आंकड़ों के साथ सामने आ सकेंगे। साथ ही साथ कई बार ये देखा जाता है, जो स्वाभाविक भी है, कि भारत जैसे बड़े देशों में जनगणना, जातिगत जनगणना आदि के संदर्भ में जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वह अंतिम रूप से जारी होने के बीच का जो समय अंतराल है वह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके संदर्भ में कई बार 2011 में इकट्ठा किए गए आंकड़े 2014, 2015, 2016 तक में जारी हो पाते हैं। 4-5 साल से ज़्यादा जो है समय लग जाता है। तो इसके आधार पर जो सामाजिक लाभ आदि जो मिल सकते थे वह नहीं भी मिल पाते हैं, जिसके टाइम लैग को किए जाने की, टाइम लैग को कम किए जाने की विशेष रूप से आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें कोशिश हो गई
कि चूंकि वर्तमान में बहुत सारे जो आरक्षण आदि के जो लाभ हैं वो चूंकि जाति पर आधारित हैं, इसी वजह से सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के संदर्भ में जो हमें आंकड़े प्राप्त होने चाहिए वो ज़्यादा बेहतर होने चाहिए, वो ज़्यादा पारदर्शी होने चाहिए और इसके लिए हमें विशेष रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में यह कोशिश हमें करनी होगी कि हम विविध प्रकार के हितधारकों को साथ में लेकर आगे बढ़ें। साथ ही साथ इसमें ना केवल सरकार की भागीदारी हो, विविध सांख्यिकी विदों की भागीदारी हो, विविध विद्वानों को भी साथ लेकर आगे पढ़ा जा सके, योजना निर्माण किया जा सके और इसके आधार पर हमें इस तरीके से कोशिश करनी होगी कि जो पहले जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जा सके और इसके माध्यम से कमियों को दूर करके हम समाज को जनगणना, जातिगत जनगणना का बेहतर लाभ प्रदान कर सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और एडिटोरियल की जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से है। साथ ही साथ इसको आप जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह संबंधित है हाल ही में घटी हुई एक घटना से, जिसमें भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक उत्पादन इकाई में आग लगने की घटना देखी गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्तमान में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन किए जाने के संदर्भ में लगातार चर्चा में है और इसी के चलते इसके एक प्लांट में आग लगने की घटना के चलते काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं लोगों में जो है भ्रम की स्थिति देखी गई। इसके आधार पर जो स्पष्टीकरण सामने आया है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि इससे 1000 करोड़ से अधिक नुकसान होने की आशंका है। हालांकि जो कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन का जो उत्पादन कर रही है और जिसका संरक्षण किया जा रहा है उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि आग के चलते 5 वर्कर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और अनेक महंगे उपकरण भी नष्ट हुए हैं। वर्तमान में इस घटना के संदर्भ में विशेष रूप से हम औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि में जिस प्रकार से आग लगने की घटनाएं देखते हैं उसको रोके जाने के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे संस्थान पूरी दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड कोविड-19 की वैक्सीन को दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उस पर दुनिया भर की निगाह है और यदि जो है इसकी छवि को बेहतर बना के रखना है तो हमें इसके लिए सकारात्मक रूप से कार्य करना होगा। इसके तहत हमारा ये लगातार प्रयास रहना चाहिए कि न केवल हम सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें, साथ ही साथ जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हम समय समय पर आग लगने की जो घटनाएं देखते रहते हैं, आग लगने की घटनाएं जो सुनते रहते हैं, उनसे बचाव के उपायों को भी बेहतर ढंग से स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो आग है वह किस कारण से लगी वह मुख्य रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि भविष्य में हमें सभी प्रकार के जो संभावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने की आवश्यकता होगी। इसके संदर्भ में WHO आदि ने भी गाइडलाइंस को जारी किया है जिसका हम पालन कर सकते हैं, विशेष रूप से जहां पे वैक्सीन आदि निर्मित होती हैं या फिर जो हेल्थ प्रेमिसेस वगैरह होते हैं वहां पे किस प्रकार के आग लगने से बचने की घटनाओं पे हम किस प्रकार से रोक लगा सकें, किस प्रकार से इसके संदर्भ में कार्य कर सकें, इसको हम लागू कर सकते हैं। जैसे कि इसके संदर्भ में हम ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। हम इसके संदर्भ में वेंटिलेशन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। समय समय पर हम नियमित छिड़काव व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। वहाँ की जनता को और वहाँ पे काम करने वाले लोगों को हम प्रशिक्षित किए जाने के दृष्टिकोण से निरंतरता के आधार पर मॉक फायर ड्रिल्स का आयोजन कर सकते हैं और विशेष रूप से हमें ऐसे स्थानों को खोजे जाने की आवश्यकता है जो आग लगने के प्रति सबसे ज़्यादा सुभेद होते हैं और इनकी हम बेहतर रंग से सुरक्षा कर सकें, इसको हमें किए जाने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस के काल में जिस प्रकार से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की भूमिका बढ़ी है इसे हम आंकड़ों से भी देख सकते हैं।
वर्तमान में पूरी दुनिया में 10 बिलियन डोजेस बनाई जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें 3 बिलियन से अधिक का योगदान दिया जाने वाला है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के द्वारा, जिसमें अधिकांश का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। यही कारण है कि उसे सभी प्रकार के खतरों से बचाया जा सके, इसको स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम भारत में बनाई जाने वाली कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई द्वारा हमारे देश में कोरोना वायरस के विरुद्ध वैक्सीन के सीमित उपयोग के संदर्भ में कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इसमें कोविड शील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस की वैक्सीन है, जिसे तकनीकी रूप से AZD1222 या चा ओक्स 1 को-19 कहा जाता है। दूसरी तरफ कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है, जिसे रोग पैदा करने वाले जीवित सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करके विकसित किया गया है। तो ये जो है दो आपको याद रखना है, इसको एग्जाम वगैरह में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और एडिटोरियल की, जो दिया गया है पेज नंबर 6 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है वर्तमान किसी कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के मध्य बातचीत के लगातार जारी रहने से। इसके संदर्भ में देखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल में ही 18 महीनों के लिए इन कृषि कानूनों को निलंबित किए जाने की जो है प्रस्ताव रखा गया। हालांकि किसानों ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया और इसके संदर्भ में अब ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि दोनों के मध्य जो अंतराल विद्यमान हो गया है, दोनों के मध्य जो डेडलॉक जैसी स्थिति जो विद्यमान हो गई है, इसको दूर किए जाने के संदर्भ में आवश्यकता ये है कि अब दोनों ही पक्ष इसको समझें और बिना शर्त रखे बातचीत करें। किसानों द्वारा जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, साथ ही साथ वह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि उत्पादों के संदर्भ में दिया जाता है सरकार के द्वारा, उस एमएसपी की व्यवस्था के संदर्भ में एक वैधानिक गारंटी दी जानी चाहिए, यानी एक कानून बना के इसका समर्थन किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा भी धीरे धीरे आवश्यकता यह महसूस की जा रही है कि वो इसके संदर्भ में उदार हृदय से कार्य करे और इसके संदर्भ में उसे एक निवारण मार्ग की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। विशेष रूप से सरकार को कोशिश ये करनी होगी कि वह कृषि क्षेत्र में जो विद्यमान संकट है उसको निवारित करने के लिए कार्य करे। इसके तहत न केवल हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सकें, साथ ही इस उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने का लाभ देश के किसानों को भी प्राप्त हो सके, उनको भी उनके कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके, इसको भी करना हमें होगा। इसके लिए हमें कृषि में निवेश को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। अब ये निवेश चाहे तो सरकार द्वारा लाया जाए या फिर जो है सरकार इस तरीके से प्रयास करे कि निजी क्षेत्र, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कृषि में निवेश करने के लिए आगे आएं, और इसी उद्देश्य के लिए जो है कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलावों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए। हालांकि इस प्रकार के जो बदलाव रेडिकली लाए जाते हैं वो तभी समर्थित होते हैं जब इसे सभी वर्गों का समर्थन मिले। विशेष रूप से किसानों के समर्थन को प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में इन कृषि कानूनों को लागू किए जाने के संदर्भ में, चाहे पहले अध्यादेश के रूप में हो, चाहे वो कानून बना के संसद से पारित किए जाने के संदर्भ में हो, दोनों ही संदर्भों में सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि उसने जल्दबाजी में जो है इन कानूनों को पारित किया है। यही कारण है कि वर्तमान में इसके आप कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव जो है सामने नजर आ रहे हैं, जिसको दूर किए जाने के संदर्भ में सरकारों को अब कार्य करना होगा। विशेष रूप से किसानों को भी इसके संदर्भ में सरकारों की बेहतर मंशा को समझते हुए उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के संदर्भ में यह निश्चित रूप से आलोचना के दायरे में है और ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक राजनीतिक प्रकार का समाधान दिए जाने का प्रयास किया है, वह राजनीतिक प्रकार का समाधान की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट से नहीं थी। अब इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को जो है पीछे हटने की आवश्यकता है और सरकार और किसान इसके संदर्भ में वार्ता को पुनः प्रारंभ कर सकें। इसके लिए जो है कार्य करना होगा ताकि हम एक अंतिम निष्कर्ष तक बेहतर ढंग से प्राप्त हो सके। चलिए
अब जो है हम एक और समाचार को देख लेते हैं जो दिया गया है हमारा पेज नंबर 10 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी से है। इसको आप जीएस पेपर 2 में आईआर से भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट और इकोनॉमी से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित मानकों के संदर्भ में भी इसको पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से ये संबंधित है भारत द्वारा हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में प्रस्तुत की गई एक नवीन आर्कटिक नीति को प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में। और इस नीति के माध्यम से भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि आर्कटिक क्षेत्र में हम वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा दे सकें, साथ ही साथ आर्कटिक क्षेत्र में सतत पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सके, सततता के आधार पर खनिज तेल और गैस के अन्वेषण को भी बढ़ावा दिया जा सके। और इसके लिए जो है हमें पहल करने की आवश्यकता है। यह जो ड्राफ्ट पॉलिसी प्रस्तुत की गई है, इस पर 26 जनवरी तक सार्वजनिक मत मांगे गए हैं। भारत द्वारा इसके संदर्भ में गोवा आधारित संस्थान नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जा रहा है। इसके द्वारा न केवल विविध वैज्ञानिक संस्थानों या निकायों आदि को साथ मिलकर कार्य किया जाएगा, साथ ही साथ इसके माध्यम से विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र में हम घरेलू वैज्ञानिक रिसर्च क्षमता को बढ़ा सकें, इसको जो है हमें किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके संदर्भ में विशेष रूप से जो जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से आर्कटिक क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं, उसको हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा और इसको जो है बेहतर ढंग से स्थापित करने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में होने वाले जो बदलाव हैं, उनका प्रभाव दुनिया भर पर पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। और चूंकि भारत भी दुनिया भर में तृतीय ध्रुव के रूप में प्रसिद्ध हिमालय के ग्लेशियर्स का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यदि हिमालय के ग्लेशियर्स पर पड़ता है तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, यह जो दुनिया में स्वच्छ जल की आपूर्ति करने वाले एक प्रमुख ध्रुव के रूप में व्याप्त है, वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यह जो है पूरी दुनिया में व्यापक असंतुलन ला सकता है। इसी के चलते विशेष करके पोलर रीजन में, ठंडे रीजन्स में किस प्रकार के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पड़ रहे हैं, इसको भारत ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। इसी के संदर्भ में जो है हम इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 14 में दिए गए एक और आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में और बेहतर विनियामक फ्रेमवर्क को लागू किए जाने के संदर्भ में, ताकि एनबीएफसीज पर कोई संकट ना आए और इसका अगर संकट का प्रभाव जो भारतीय वित्तीय व्यवस्था पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है, उसको दूर किया जा सके। इसके संदर्भ में आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर प्रस्तुत किया है और इसके माध्यम से वह एक विनियमन की एक संरचना को प्रस्तुत कर रहा है। यह जो विनियमन है, यह एक स्केल आधारित दृष्टिकोण पर आधारित विनियमन होगा, जिसमें एनबीएफसीज का जो विनियमन किया जाएगा वह लेयर पर आधारित संरचना द्वारा होगा। यानी आप इसको एक पिरामिड के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें निचले स्तर पर कुछ एनबीएफसीज होंगी, फिर उसके ऊपर होंगी, फिर उसके ऊपर होंगी, फिर उसके ऊपर होंगी, ऐसे अलग अलग लेयर्स के माध्यम से उनका विनियमन किया जाएगा। इसमें बेस लेयर यानी सबसे नीची वाली लेयर, फिर मिडिल लेयर, फिर उसके ऊपर वाली लेयर, फिर अपर लेयर, उससे ऊपर वाली लेयर और फिर टॉप लेयर विद्यमान होगी। और इसके माध्यम से जो सबसे निचली यानी बेस लेयर होगी, उसमें ऐसे एनबीएफसीज को रखे जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा जिनमें ज्यादा विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसमें मुख्य रूप से गैर सिस्टमैटिकली महत्वपूर्ण एनबीएफसीज होंगी, यानी जो हैं अभी स्थापित ही हो रही हैं। अगली जो लेयर होंगी उनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण एनबीएफसीज का स्थान होगा, जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की स्थिति में वित्तीय स्थिरता जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित हो पाती है। और जैसे जैसे जो है इसकी लेयरिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसमें ऐसी एनबीएफसीज को शामिल किया जाता रहेगा जो सिस्टमैटिकली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो ऐसी एनबीएफसीज हैं जो अगर फेल हो जाती हैं तो वह भारतीय वित्तीय संरचना तंत्र पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
हाल के समय में जिस प्रकार से एनबीएफसी आदि का अर्थव्यवस्था में स्थान बढ़ा है, उसके संदर्भ में ये विनियमन काफी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। चलिए, अब जो है हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मोज़ेक अन्वेषण का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? हिमालय क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा, आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा, अंटार्कटिक क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मोज़ेक अन्वेषण का संबंध है आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा से। अभी जो है हमने डिस्कस किया पेज नंबर 10 पर, इसके संदर्भ में मोज़ेक एक्सपीडिशन या मोज़ेक अन्वेषण महत्वपूर्ण है, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट एक्सपीडिशन, यानी आर्कटिक जलवायु अभियान के अध्ययन के लिए बहुआयामी ड्रिफ्टिंग वेधशाला। यह जर्मनी में एल्फ्रेड वेगनर संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक अभियान है, जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आर्कटिक अभियान कहा जा सकता है। यह पूरे साल के लिए उत्तरी ध्रुव पर अध्ययन करेगा, ताकि आर्कटिक में वायुमंडल संबंधी, भूभौतिकीय, महासागरीय और सभी संभावित जो पैरामीटर्स हैं उनको मापा जा सके। इसके माध्यम से विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र में विद्यमान जो मौसम प्रणालियां हैं और जलवायु परिवर्तन आदि के चलते इसमें जो बदलाव संभावित हो सकते हैं, इनका हम ज़्यादा बेहतर सटीक प्रकार का पूर्वानुमान लगा सकेंगे। और इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में 19 देशों के 60 से अधिक संस्थान शामिल हैं। भारत भी जो है इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की हमें पहचान करनी है, या कथनों की। एनबीएफसी कंपनी अधिनियम 1956 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं। एनबीएफसी सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए शेयर, बॉन्ड, बीमा आदि के कार्यों से जुड़ी हुई होती हैं। एनबीएफसी हालांकि जनता से जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते हैं। असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला और दूसरा तो सत्य है, तीसरा जो है गलत है, क्योंकि एनबीएफसी जो है जनता से जमाएं स्वीकार कर सकती हैं, हालांकि मांग जमाएं जो हैं वो स्वीकार नहीं कर सकती हैं। यह कौन स्वीकार करता है? तो यह जो है बैंक स्वीकार करते हैं। तो असत्य क्या हो गया? केवल 3 जो है हमारा असत्य कथन हो गया। तो आज जो है जो अभी हमने चर्चा की एनबीएफसी के बारे में, उसके संदर्भ में प्रश्न हमने पूछा। एनबीएफसी जो होती है वो कंपनी अधिनियम 1956 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं, जिसमें आप बहुत सारा का नाम आपने सुना होगा। जैसे कि बहुत सारी जो लोन देने वाली कंपनियां होती हैं, जैसे मुथ्थू फिनेंस का नाम सुना होगा, या फिर बजाज फिनेंस का आपने नाम सुना होगा, टाटा कैपिटल आदि का नाम सुना होगा, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आदि जो कंपनियां हैं वो एनबीएफसी का ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और यह जो है ज़्यादातर सरकार द्वारा जारी की गए शेयर, बॉन्ड आदि में बीमा व्यापार से जुड़ी होती हैं। ज़्यादातर जो है प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जिन्हें कई प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि जमाएं स्वीकार करने वाली, डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज, एसेट फाइनेंसिंग कंपनी, एएफसीज इन्हें कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लोन कंपनीज आदि। और भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों के बाद एनबीएफसी का महत्वपूर्ण स्थान बढ़ने लगा है। चलिए, एक और प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। मॉरिशस ब्रिटेन विवाद अजम्पशन द्वीपों को लेकर है। चागोस द्वीप समूह सेशेल्स द्वीप समूह का भाग है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, कि ना तो एक ना ही दो। तो सत्य कथन के संदर्भ में दोनों के दोनों जो कथन है वो गलत हैं, तो डी हो जाएगा हमारा, ना तो एक ना ही दो। तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें भारत पहले तो पड़ोसी देशों को, भारत ने जो है कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन का वितरण किया। अब धीरे धीरे जो भारत जो है इसको विस्तारित कर रहा है, और हिंद महासागर के बहुत सारे देशों में भी भारत द्वारा इसको भेजा गया है, जिसमें म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स जो है अब कोविशील्ड को प्राप्त करने वाले देशों में आ गए हैं। तो अगर हम बात करें अजम्पशन द्वीप की, तो यह 115 द्वीपों में से है जो सेशेल्स द्वीप समूह का निर्माण करता है। यानी कहाँ पे है ये? सेशेल्स में। और भारत जो है यहाँ पे एक नौसैनिक अड्डा बनाने की योजना बना रहा है, जिसके चलते चर्चा में है। तो अजम्पशन द्वीप कहाँ पे है? अजम्पशन है सेशेल्स में। और चागोस द्वीप समूह किसके बीच है? तो मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच। इसको पलट देंगे तो सही हो जाएगा। अजम्पशन सेशेल्स द्वीप, ये आप देख सकते हैं, यह जो है अजम्पशन आइलैंड है। ये रहा भारत, ये है अरब सागर,
यह है बंगाल की खाड़ी, ये क्या हो गया, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और यहाँ पे जो है सेशेल्स द्वीप समूह विद्यमान है, जिसका एक महत्वपूर्ण द्वीप है असम्पशन आइलैंड। अब अगर हम बात करें ब्रिटेन और जो मॉरिशस का विवाद है चागोस आइलैंड को लेकर, तो ब्रिटेन ने किया क्या कि जब मॉरिशस को आज़ादी दी 1968 में, तो 1968 में आज़ादी देने से 3 साल पहले जो है उसने मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह को अलग कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1967 से 1973 तक कुछ 1500 चागोस द्वीप समूह निवासियों को धीरे धीरे जो है वहां से अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और यह इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ के एक बहुत बड़ा द्वीप जिसको आपने सुना होगा, जिसका नाम है डियोगो गार्सिया, उसको जो है दिया जा सके अमेरिका को अपना रणनीतिक एयरबेस बनाने के लिए। वर्तमान में जो है डियोगो गार्सिया एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे की मेजबानी करता है। अब इसके संदर्भ में जो मॉरिशस है उसने जो है कई सारी कानूनी लड़ाइयाँ बड़ी लड़ी, ठीक है, और लगातार जो है उसने कहा कि हमें जो है इसको आप वापस कर दें। बावजूद इसके 2016 में ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया को पट्टे पर 2036 तक जो है अमेरिका को दे रखा है, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जो आइलैंडर्स यानी जो द्वीप निवासी जो बाहर से निकल के गए हैं उनको अब वापस नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो मामला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गया, जिसमें मॉरिशस ने दावा किया, और इसके संदर्भ में मॉरिशस ने दावा किया कि स्वतंत्रता से पहले 3 साल पहले जो उसको स्वतंत्रता दी गई वो इसीलिए दी गई थी क्योंकि उसे कहा गया कि हम जो है चागोस आइलैंड पर दावा नहीं करेंगे, लेकिन चागोस आइलैंड हमारा है और हम इसे वापस लेना चाहते हैं। तो इसके संदर्भ में काफ़ी चर्चा में है, इसे आप देख सकते हैं। देखिए यह जो है चागोस आर्कीपेलेगो का एक स्थान है जो हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीप है, मेडागास्कर के पास आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही सुमेलित युग्मों की पहचान करें। कुरुम्बा जनजाति मिजोरम, इरूला या इरूलर जनजाति केरल, मुथुवन जनजाति अरुणाचल प्रदेश। तो केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों की तीनों कुरुम्बा, इरूला, मुथुवन जनजाति कहाँ की जनजातियां हैं, केरल की ये जनजातियां हैं, ठीक है। तो केवल और केवल आप कह सकते हैं, दूसरा जो कथन है वो सही है, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। अब यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि आज ही जो है द हिंदू में खबर आई है जिसमें एक मुथुवन जनजाति के एक व्यक्ति को या उनको कह सकते हैं परिवार को उनके द्वारा जो है शादी किए जाने के चलते जो उनमें निजी संबंध कह सकते हैं या फिर पारिवारिक संबंधों में जो है उन्होंने जाति के अनुसार जो है शादी नहीं की, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया, जाति बहिष्कारत कर दिया गया। इसके चलते जो है वो चर्चा में आ गई है। कौन सी जनजाति है, मुथुवन जनजाति, कहाँ की निवासी है, केरल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। केवल एक और दो, एक, दो और तीन के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीनों के तीनों जो कथन है वो संबंधित है हमारे नागर शैली के मंदिरों से, और इसके संदर्भ में तीनों मंदिर जो हैं, तीनों जो कथन है वो सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा सी। यह जो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश द्वारा जो रिपब्लिक डे की परेड होने वाली है उसमें अयोध्या का राम मंदिर दिखाया जाना है, जो मुख्य रूप से नागर शैली में निर्मित होने वाला मंदिर का उदाहरण होगा। तो नागर शैली यह नागर शब्द से बनी है, या फिर नागर जो शब्द है वो नगर से बना है, और इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम नगर में इसका निर्माण हुआ। यह जो संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य शैली है वह मुख्य रूप से हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र में प्रचलित थी। मुख्य रूप से इसका जो उत्थान हुआ वह 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में हुआ, और इसे बहुत सारे शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण भी दिया। इसकी जो पहचान होती है वो समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता होती है, जिसे अनुप्रस्थिका और उत्थापन समन्वय भी कहते हैं। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं, और इस प्रकार के मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। इसको आप एक चित्र से भी मान सकते हैं जिसमें यह जो है दिखाया गया है। यह वाला जो मंदिर शैली का जो उदाहरण है नागर शैली, वो जो है इसका उदाहरण है, जिसमें ये जो शिखर है आप देख सकते हैं वक्र रेखीय प्रकार का शिखर होता है,
ठीक है। यह द्रविड़ शैली से विपरीत होता है जहाँ पे पिरामिड आकार का शिखर देखा जाता है। चलिए इसको आप फिर से देख सकते हैं। यह जो है वक्र रेखीय प्रकार का शिखर है। इसके ऊपर आमलक की उपस्थिति होती है, फिर इसमें कुछ हॉल्स होते हैं, मंडप होते हैं। यह एक ऊंचे चबूतरे मंच पर बना होता है और मुख्य देवता की जो मूर्ति होती है वो गर्भगृह कहलाती है। चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। औरंग राज्य के खजाने के प्रभारी, बनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य को नामित राजस्व दाता। ऊपर दिए गए युग्मों में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 की 1, 2 और 3। तो अगर इसके संदर्भ में हम व्याख्या देखें तो औरंग जो है वो गोदाम के लिए एक फारसी शब्द है। बनिया जो होता था वो एजेंट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो व्यापारी भी हो सकता था। और मिरासीदार जो है वो राज्य की नामित राजस्वदाता होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला तो गलत हो जाएगा लेकिन दूसरा तीसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, केवल 2 और 3। चलिए तो अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जनगणना और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना को प्रभावी रूप देने के लिए जनगणना में शामिल सभी हितधारकों की समीपस्थ भागीदारी को सुनिश्चित करने के साथ नवीन फ्रेमवर्क को भी अपनाने की आवश्यकता है। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन और प्रतिष्ठा अच्छी सुरक्षा और निर्माण प्रथाओं के पूर्ण पालन पर निर्भर करती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग दुर्घटना के संदर्भ में कथन को समझाइए और निवारक उपायों का सुझाव दीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने का आप प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस को बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।